इकाई एक भौगोलिक खोजें। भौगोलिक खोजें विश्व इतिहास की युगांतर घटनाओं में समुद्री यात्राओं एवं भौगोलिक खोजों का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। आधुनिक युग के आरंभ होने में जिन घटनाओं का निर्णायक योगदान रहा है उनमें यह खोजें भी शामिल है। इनकी पृष्ठभूमि उस वैज्ञानिक प्रगति और आर्थिक विकास विशेषकर व्यापारिक परिवर्तनों के द्वारा रची गई जो मध्य युग के अंतिम चरण से ही आरंभ हो गई थी। इस कार्य में यूरोप के देशों ने अग्रणी भूमिका निभाई और यही कारण था कि आधुनिक युग में यूरोप का वर्चस्व समस्त विश्व में स्थापित हो गया। यह बात और है कि भौगोलिक खोजों का आरंभ करने वाले देश स्पेन एवं पुर्तगाल इस प्रतिस्पर्धा में धीरे धीरे पिछड़ते चले गए और नए देशों जैसे इंग्लैंड, हॉलैंड, फ्रांस तत्पश्चात जर्मनी को इस दिशा में अधिक सफलता मिली। हम जानते हैं कि विश्व की प्रारंभिक सभ्यता के काल में से ही व्यापारी एवं वाणिज्य परस्पर संपर्क में रहा। यह व्यापार मुख्यतः एक निश्चित मार्ग के माध्यम से होता था। प्राचीन एवं मध्यकाल में भी यूरोप एवं एशिया के मध्य प्रायः इन्हीं मार्गों पर प्रयोग किया जाता था, परंतु विश्व के कई ऐसे क्षेत्र जिनमें जनजीवन तो विद्यमान था लेकिन शेष विश्व में इनका जुड़ाव नहीं था, जैसे अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया आदि एशिया के अन्य हिस्से आदि। पुर्तगाली यात्री मार्को पोलो ने विजयनगर साम्राज्य की समृद्धि एवं चीन के शासक कुबलय खां के दरबार में वैभव का वर्णन अपने यात्रा वृत्तांत में किया है। यद्यपि 13वीं शताब्दी में भारत होकर चीन तक की यात्रा विवरणों में यूरोपियों को दक्षिण पूर्व एशियाई समृद्धि का एहसास तो कराया, परंतु इसका विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। कालांतर में व्यापक स्तर पर हुई भौगोलिक खोजों तथा प्राप्त उपलब्धियों ने यूरोप में आधुनिक युग का मार्ग प्रशस्त किया। इतिहास की दुनिया। मध्यकालीन यूरोपीय इतिहास का हम यदि अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि यह काल सामंती प्रवृत्तियों का काल था। इस काल में न तो व्यापार वाणिज्य गतिशील था और न ही धर्म का स्वरूप उदार एवं मानवीय था। पृथ्वी के बारे में ज्ञात अत्यल्प एवं अंधविश्वास से युक्त था। सीमित भौगोलिक ज्ञान के कारण समुद्री व्यापार भी सीमित था। मध्ययुगीन लोगों को विश्वास था कि पृथ्वी चपटी है एवं समुद्र में अधिकतम दूरी जाने पर पृथ्वी के किनारों से गिरकर अनंत में विलीन हो जाएंगे का भय बना रहता था। समुद्र यात्रा अत्यधिक कष्टपूर्ण एवं असाध्य थी। जहाज छोटे और असुरक्षित थे तथा गति एवं सुरक्षा के लिए हवा पर निर्भरता थी। कंपास का कुतुबनुमा जैसे दिक्सूचक यंत्र का ज्ञान अभी नहीं हुआ था, अतः दिग्भ्रमित होकर समुद्र में भटक जाने का भय भी बना रहता था। समुद्री यात्राओं के लिए राज्य की ओर किसी प्रकार की सहायता नहीं दी जाती थी। इस विषम परिस्थिति में नाविकों एवं व्यापारियों द्वारा अटलांटिक, अंध महासागर जैसे महासागर की यात्रा करना अत्यंत दुष्कर था। भौगोलिक खोजों की पृष्ठभूमि। इसी बीच यूरोप के कुछ ऐसी घटनाएं घट रही थी जिसके प्रभाव स्वरूप यूरोप मध्यकालीन मानसिकता से निकलने को उद्यत था। 11वीं से 12वीं शताब्दी में जेरूसलेम आधुनिक इजराइल में अवस्थित है, पर अधिकार के मुद्दे को लेकर हुए धर्म युद्ध में जब यूरोपीय सामंत मध्य एशिया की नवीन शक्ति अरबों से पराजित हुई तो सामंत ही गौरव के मिथ्याभिमान से ग्रसित यूरोपीय दंभ टूटने लगा, परंतु इसके कुछ सकारात्मक परिणाम भी सामने आए। धर्म युद्ध के दौरान ही यूरोपियों को यह महसूस होने लगा कि दुनिया के हर पहलू को समझा जाए। इन घटनाओं की यूरोप में पुनर्जागरण की पृष्ठभूमि को तैयार किया। मध्य युग में अरबों और तत्पश्चात तुर्कों ने विशाल अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्य का निर्माण किया। 15वीं शताब्दी के 5 दशक पूर्व तक यूरोप और एशिया के मध्य व्यापार कुस्तुतुनिया के मार्ग से होता था, परंतु 1453 में कुस्तुतुनिया पर तुर्की आधिपत्य से यूरोपीय व्यापारियों के लिए
इस मार्ग में व्यापार करना निरापद नहीं रहा, क्योंकि तुर्कों ने इस मार्ग को व्यापार के बदले भारी कर वसूलना शुरू कर दिया, जिसका हल ढूंढना यूरोपियों के लिए आवश्यक था। इस काल में नए नए आविष्कारों, समुद्री यात्राएं, नौसेना के विकास को आसान कर दिया। यूरोपीय वासियों ने कंपास का ज्ञान अरबों से सीखा। इटली, स्पेन, पुर्तगाल के समुद्र तटीय में नाव कला के परंपरागत पद्धति को जगह खांचा पद्धति विकसित हुई, जिससे बड़े एवं मजबूत जहाज बनाए जाने लगे। दूरबीन का आविष्कार भी हो चुका था, जो इतिहास की दुनिया 2 जो सामुद्रिक अभियानों में काफ़ी सहायक था। अब मानचित्र में काफ़ी सुधार हो चुका था। इस संदर्भ में एस्ट्रोलोब अक्षांश जाने का उपकरण भी महत्वपूर्ण था। पुर्तगालियों ने एक नई किस्म के हल्के और तेज चाल से चलने वाले जहाज कैरावेल बनाए। दिशा सूचक यंत्र का चित्र। इन नए उपकरणों एवं साहस के बल पर यूरोपीय नाविकों ने अटलांटिक एवं भूमध्य सागर से अपनी जहाज उतारी। इस क्रम में 1488 ईस्वी में पुर्तगाली व्यापारी बार्थोलोम्यो डियाज अफ्रीका के पश्चिमी तट पर होते हुए दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु उत्तर आशा अंतरीप केप ऑफ गुड होप तक पहुंचा। 1492 में इसी में क्रिस्टोफर कोलंबस द्वारा अमेरिका की खोज की गई। आगे 1498 ईस्वी में पुर्तगाल का एक तत्कालीन नाव का चित्र। इतिहास दुनिया 3। साहसी नाविक वास्को डी गामा उत्तम आशा अंतरीप होते हुए भारत के मालाबार तट, केरल के कालीकट तट तक पहुंच गया, जहां स्थानीय शासक जमोरिन द्वारा उसका स्वागत किया गया। ज्ञातव्य है कि वास्को डी गामा की सफलता के पीछे कुछ नवीन साधनों का भी योगदान था। भारत के एक व्यापारी अब्दुल मजीद की भेंट वास्को डी गामा से दक्षिण अफ्रीका में हुई तथा इसी के सहयोग से उसे भारत आने के सीधा मार्ग मिल गया। इससे यूरोपियों के साहस की वृद्धि हुई। वास्को डी गामा द्वारा भारत से लाए गए वस्तुओं को 26 गुना मुनाफे पर यूरोपीय बाजारों में बेचा गया। अमेरिका अर्थात नई दुनिया की खोज यूरोपीय एवं नई उपलब्धि थी, जिसमें 1982 में ही कोलंबस ने प्राप्त किया। यद्यपि कोलंबस ने अमेरिका को भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा समझा और यहाँ के निवासियों को रेड इंडियन कहा। बाद में स्पेन के नाविक अमेरिगो वेस्पुची ने नई दुनिया को विस्तार से ढूंढा और इसे एक महाद्वीप बताया। इसी के नाम पर इस क्षेत्र का नाम अमेरिका पड़ा। 1519 ईस्वी में मैगलन ने पूरी दुनिया का चक्कर जहाज से लगाया और यह धारणा पुष्टि की कि सभी समुद्र एक दूसरे से जुड़े हैं। आगे कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की भी खोज की, साथ ही साथ न्यूजीलैंड के द्वीपों का भी पता लगाया। सर जॉन सेबास्टियन कैम्बोट ने न्यू फाउंडलैंड के द्वीपों का पता लगाया। भौगोलिक खोजों को प्रोत्साहन देने में विभिन्न यूरोपीय देशों के शासक ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें पुर्तगाल के राजकुमार हेनरी द नेविगेटर तथा स्पेन की महारानी इजाबेला प्रमुख थी। कोलंबस। इस प्रकार 16वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक लगभग समस्त दुनिया की जानकारी यूरोप को हो चुकी थी। नई दुनिया। अमेरिकी महाद्वीप को यूरोपीय द्वारा नई दुनिया कहा गया। कोलंबस की यात्रा से पूर्व इसकी कोई जानकारी नहीं थी। प्रमुख खोज यात्राएं। भौगोलिक खोजों के परिणाम काफ़ी दूरगामी और महत्वपूर्ण साबित हुए। इस घटना ने पहली बार लोगों को संसार के एक बृहद भूखंड से परिचित कराया और विश्व के देश एक दूसरे के संपर्क में आए। एशिया और यूरोप की विभिन्न सभ्यताओं का जो पहले से
विलग थी, परस्पर संपर्क स्थापित हुआ। नए देशों की खोजों के द्वारा केवल नए उपनिवेश के साथ व्यापार करने के प्रोत्साहन मिला, वरन उन्होंने वहाँ के सभी सभ्यता, संस्कृति, धर्म एवं साहित्य का प्रचार प्रसार करने का भी प्रयास किया। भौगोलिक खोजों के परिणाम: व्यापार वाणिज्य पर प्रभाव, औपनिवेशिक साम्राज्य का विकास, वाणिज्यवाद का विकास, ईसाई धर्म एवं पश्चिमी सभ्यता का प्रसार, दास व्यापार का विकास, भ्रांतियों का अंत एवं भौगोलिक ज्ञान में वृद्धि। परंतु इसका नकारात्मक प्रभाव यूरोपीय उपनिवेशवाद के रूप में उभर कर सामने आया। अपनी विकसित एवं भौतिक आवश्यकताओं के निर्मित इन्होंने उन देशों का शोषण किया जो यूरोपीय देशों के उपनिवेश थे। भौगोलिक खोजों के परिणाम निम्न रूपेण स्पष्ट किए जा सकते हैं। व्यापार वाणिज्यों पर प्रभाव: नए देशों की खोज एवं नए व्यापारिक संपर्कों ने यूरोपीय परिवार वाणिज्य में क्रांतिकारी परिवर्तन लाए। उपनिवेशों के आर्थिक शोषण से यूरोपीय देश समृद्ध होने लगे। इस प्रगति ने यूरोपीय परिवार को चरम उत्कर्ष पर पहुंचा दिया। फलस्वरूप मुद्रा व्यवस्था का विकास हुआ, हुंडी, ऋण पत्र आदि व्यापारिक साख का विकास हुआ। व्यापार अपने स्थानीय स्वरूप से विकसित होकर वैश्विक स्वरूप लेने लगा। नए देश की खोज के पूर्व व्यापार मुख्य रूप से भूमध्य और बाल्टिक सागर तक सीमित ही था, परंतु अब इसका स्थान अटलांटिक, हिंद प्रशांत महासागरों से लिया। फलतः पेरिस, लंदन, एम्स्टर्डम, एंटवर्प आदि शहर विश्वव्यापी व्यापार के प्रमुख केंद्र बन गए और यूरोपीय व्यापार पर इटली का एकाधिकार जाता रहा। इसके बदले स्पेन, पुर्तगाल, हॉलैंड, इंग्लैंड तथा फ्रांस का प्रभाव बढ़ा। कालांतर में अपने विशाल साम्राज्य को संभालने में स्पेन और पुर्तगाल इतने निमग्न हो गए कि इन्होंने अपनी साम्राज्य को खो दिया। यूरोपीय देशों द्वारा खोजे गए नए देशों में आयातित बहुमूल्य धातुओं, विशेषकर अमेरिका से आयातित सोना चांदी ने अर्थव्यवस्था के स्वरूप को ही बदल दिया। फलतः 80 वर्षों तक यूरोपीय अर्थव्यवस्था चांदी पर निर्भर रही। इसमें मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न हो गई। बदले हुए आर्थिक स्वरूप में व्यापार की प्रधानता बनी रही और वर्ग संबंधों में परिवर्तन आने लगे। इसके फलस्वरूप समाज के सामंती वर्ग के बदले में व्यापारी वर्ग का प्रभाव बढ़ा। औपनिवेशिक साम्राज्यों का विकास: भौगोलिक खोजों के उपरांत उपनिवेशों की स्थापना के रूप में साम्राज्यवाद का विकास जारी रहा। यूरोपीय राष्ट्रों तीव्र प्रतिस्पर्धा चलती रही। इसके फलस्वरूप व्यापार के माध्यम और स्वरूप भी परिवर्तन आए। व्यापारियों की जगह अब संगठित व्यापारी कंपनियों व्यापारी का संचालन आरंभ किया और इसी उद्देश्य से विशेषाधिकार तथा अन्य सुविधाएं प्राप्त करने के लिए ये कंपनियां प्रयत्नशील हुई। इंग्लैंड, हॉलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, फ्रांस आदि देशों में ऐसी कंपनियां स्थापित हुई। भारत में यूरोपीय कंपनियों की स्थापना: पुर्तगाल का आगमन 1948, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी 1600, डच 1602, फ्रांसीसी 1664, डेनिश 1616, स्वीडिश 1731। इनमें से कुछ कंपनियां व्यापारियों के द्वारा प्रायोजित और कुछ राज्य द्वारा आगे अमेरिकी, अफ्रीकी, ऑस्ट्रेलिया तथा अन्य द्वीप समूहों के उपनिवेश एवं बस्तियां बसाई गई। प्रारंभ में पुर्तगाल और स्पेन उपनिवेश स्थापित करने में अग्रणी रहे, परंतु 16वीं सदी के अंत तक 17वीं सदी के प्रारंभ में फ्रांस भी शामिल हो गया। वाणिज्यवाद का विकास: नए देशों की खोज तथा व्यापार के वैश्विक स्तर के फलस्वरूप आधुनिक पूंजीवाद का जन्म हुआ। इस आर्थिक व्यवस्था में बुलियन की महत्ता बढ़ी। सोने का महत्ता ने यूरोपीय देशों का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोने एवं चांदी की लूट हुई, साथ ही इसका भंडारण भी किया गया। इन भंडारों की प्राप्ति में स्पेन अग्रणी था। ईसाई एवं पश्चिमी सभ्यता का प्रसार: जैसा कि पूर्व में उल्लिखित है कि
भौगोलिक खोजों ने यूरोपीय देशों की सभ्यता, संस्कृति, धर्म एवं साहित्य का प्रचार प्रसार किया। धर्म युद्धों की असफलता के कारण ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार जो धीमा पड़ गया था, नए भौगोलिक खोजों ने इसमें प्राण डाल दिए। ईसाई धर्म प्रचारों ने अफ्रीका, एशिया तथा अमेरिका के दुर्गम स्थलों में जाकर अपना धर्म प्रचार किया, परंतु इसका नकारात्मक प्रभाव यह पड़ा कि इन क्षेत्रों में धन का लालच देकर एवं जबरन धर्मांतर एवं सांस्कृतिक अतिक्रमण किया गया और इसका विरोध भी किया हुआ। दूसरी तरफ धर्म के व्यापक प्रसार ने चर्च की प्रभुत्ता को कम कर दिया। भौगोलिक खोजों के कारण हुई ज्ञान में वृद्धि तत्कालिक धर्म के विषय में कई प्रश्न खड़े हुए। धर्म को भी तर्क की कसौटी पर कसा जाने लगा, जिसमें धर्म सुधार आंदोलन की पृष्ठभूमि का निर्माण किया। दास व्यापार का विकास। भौगोलिक खोजों के परिणाम स्वरूप विकसित हुए व्यापार वाणिज्य में मानव श्रम की महत्वता के दास व्यापार को प्रोत्साहित किया। नए अवेशित क्षेत्रों अमेरिका, अफ्रीका तथा ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को पकड़कर उन्हें यूरोप के बाजारों में बेचा जाना शुरू हुआ। आरंभ में गुलामों का व्यापार व्यक्तिगत स्तर पर था, किंतु 16वीं शताब्दी के अंत में इसने बाकायदा व्यापार का रूप धारण कर लिया। इन गुलामों से जंगल को काटने, खेती करने, सड़क बनाने, जहाज़ों के ईंधन को आदि कठिन कार्य करवाए जाते थे तथा इन पर अमानवीय बर्बर अत्याचार किए जाते थे। इस प्रकार भौगोलिक खोजों का यह नकारात्मक परिणाम था कि इसने तथाकथित सभ्य एवं विकसित लोगों द्वारा अविकसित, भोले भाले एवं कमज़ोर लोगों का शोषण किया। भ्रांतियों का अंत एवं भौगोलिक ज्ञान में वृद्धि। भौगोलिक खोजों ने भौगोलिक ज्ञान में संदर्भ में व्याप्त भ्रांतियों को तोड़ने का कार्य किया। इसमें चर्च द्वारा प्रोत्साहित अवधारणाओं पर अंगुली उठने लगी। कालांतर में यह यूरोप के धर्म सुधार आंदोलन का कारण बना। नए गोलार्ध के आविष्कार से यूरोप की क्षुद्रता और दुनिया की महत्ता की अभूतपूर्व जानकारी ने मनुष्य को नए नए आविष्कारों के रास्ते पर खड़ा किया। इनका संदेश स्पेनिश सिक्के सामने और भी है से स्पष्ट होता है। बढ़े हुए सामुद्रिक गतिविधियों ने समुद्री यात्राओं के उपयोगी विभिन्न उपकरण एवं नक्शे, कंपास, नक्षत्र प्रणाली आदि के विकसित होने का अवसर प्रदान किया। इससे संबंधी विद्वानों एवं पेशेवर वैज्ञानिकों के वर्ग का जन्म हुआ। कालांतर में इसी वर्ग में पुनर्जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। अन्य परिणाम। भौगोलिक खोजों से विभिन्न प्रकार के नवीन फसलों का अंतर महाद्वीपीय आदान प्रदान हुआ, जैसे कि यूरोप से कहवा, चाय, गन्ना, मक्का, आलू, तंबाकू, नील आदि नवीन वस्तुओं का प्रवेश हुआ तथा यूरोप के माध्यम से चाय, कॉफ़ी, तंबाकू, आलू भारत जैसे देश में आगमन हुआ। भारतीय फल, आम, गन्ना आदि दूसरे क्षेत्र में गए। इस प्रकार कहा जाता है कि भौगोलिक खोजों ने विश्व की एक नई रूपरेखा सामने आई। विचारों में परिवर्तन आए, वैज्ञानिक विचारों की मान्यता मिली, धार्मिक अंधविश्वास टूटने लगे। दूसरी तरफ नए क्षेत्रों में अन्वेषण तथा नवीन मार्गों के खोज के फलस्वरूप पूंजीवाद, वाणिज्य और साम्राज्यवाद का विकास हुआ। इसने दुनिया का यूरोपीयकरण कर दिया। अन्य परिणाम। यूरोप विशेषकर इटली के नए नगरों का उद्भव है। भूमध्य सागर के महत्व में वृद्धि, पूंजीवाद, वाणिज्यवाद और साम्राज्यवाद का विकास, नौसैनिक क्रियाकलापों में वृद्धि।